हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्टडी 91 के इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आज लेकर आया हूँ वर्ब के पार्ट 2 को। लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्ब के बारे में कुछ चीज़ें देखी हुई थी और आज हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और वर्ब के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम लोग वर्ब के पार्ट नंबर 2 को हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से कि कल हमने यहाँ पर छोड़ रखा था, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से। देखिए आज हम लोग जो देखेंगे वो लास्ट में मैंने आपको बी बेस वर्ब के बारे में बता रखा था। आज हम लोग देखेंगे हैव बेस वर्ब के बारे में। ठीक है, तो हैव बेस वर्ब की जो होती फॉर्म वो क्या होती है, हैज, हैव और हैड। ठीक है, क्या होती है, हैज, हैव और हैड। मैंने आपको बता रखा है कि जो हैज हैव का प्रयोग करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में करते हैं और हैड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, इसमें जो हैज होता है ये क्या होता है, सिंगुलर होता है और ये जो हैव होता है ये क्या होता है, प्लूरल होता है। और हैड का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में सेम तरीके से किया करते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आगे देखिए। देखिए ये जो हैव बेसी वर्ब हैं, अगर इनका प्रयोग अकेले किया जाए, मतलब सिंगल किसी सेंटेंस में किया जाए, तो ये क्या होती हैं, मेन वर्ब का काम करती हैं। ठीक है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव अ कार, मतलब मेरे पास एक कार है। एक और सेंटेंस हमने लिखा, ही हैड अ कार, मतलब उसके पास एक कार थी। और एक मैं लिख दूं कि दे हैड अ बाइक, मतलब उनके पास एक बाइक थी। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमने तब भी हैड लिख रखा है, सब्जेक्ट प्लूरल है तब भी यहाँ पे क्या लिख रखा है, हैड लिख रखा है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि देखिए जो 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, इन तीनों में ये जो हमने यूज कर रखा है हैज, हैव या हैड का, देखिए ये सब अकेले ही यूज किए गए हैं, तो इनको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन सबको हम मेन वर्ब बोलेंगे। लेकिन अगर इनके साथ में कोई दूसरी वर्ब और भी कोई आई होती तब इनको हम क्या बोल देते, हेल्पिंग वर्ब बोल देते। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया दे हैव रीड दिस बुक। ठीक है, ऐसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि दे हैव रीड दिस बुक। तो यहाँ पे देखो हैव के साथ में एक वर्ब और आई है ना, तो अब यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, रीड मेन वर्ब हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है जिसमें हैव बेस वर्ब का प्रयोग कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, तो मेन वर्ब के रूप में इसके साथ 2 चीज़ें आती हैं। एक आती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर आती है बीन के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो ये जो सेंटेंस होगा ये किस में होगा, पैसिव वॉइस में होता है। बीन के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सेंटेंस किस वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में होता है। क्लियर है इतना। चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने लिखा वी हैव रीच्ड देयर, और अगला हमने लिखा दे, या दे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे रोहन हैज बीन अवार्डेड बाई द पीएम। ठीक है, और एक सेंटेंस हमने और इधर लिखा, हमने लिखा कि द बुक हैज बीन हैज बीन परचेस्ड। ठीक है, ऐसे हमने एक सेंटेंस और इधर लिखा, हमने लिखा यहाँ पे कि दे हैव बीन वोन द मैच। ठीक है, ये सेंटेंस हमने आपके सामने लिख रखे हैं।
अब हमको सेंटेंसेज को एक एक देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हैव के साथ में क्या आई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो मतलब ये सेंटेंस जो है ये कैसे में है, एक्टिव वॉइस में है। किसके, ये हमको पता कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। इतना क्लियर है। हैव के साथ हमने क्या लगा रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है। तो ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में लिखा है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हैज के साथ में बीन आई है और फिर उसके बाद में अवार्डेड लिखा। अवार्डेड जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो हमने देखा कि, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये सेंटेंस किस में होना चाहिए, पैसिव वॉइस में होना चाहिए। अब हमने बता रखा है, लास्ट डे भी बताया था, फिर से सुन लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है तो इसका मतलब यह है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो दिए गए कार्य को करता है। और अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो दिए गए कार्य को नहीं कर रहा है। तो ये सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में लिखा है इसका मतलब यह है कि इसमें कार्य क्या हो रहा है, पहुँचने का कार्य हो रहा है। यहाँ पे पहुँचने का काम कौन कर रहे हैं, वी कर रहे हैं। तो लिखा है दे हैव रीच्ड देयर, मतलब वो वहाँ पहुँच चुके हैं। अगला देखिए लिखा है रोहन हैज बीन अवार्डेड बाय द पीएम। अब इस सेंटेंस में कार्य क्या हो रहा है, अवार्डेड का, ठीक है। और क्या काम हो रहा है, अवार्ड देने का काम हो रहा है। अब देखिए इसमें अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा होता, ऐसा लिखा होता रोहन हैज अवार्डेड, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ होता कि रोहन ने अवार्ड दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रोहन हैज बीन अवार्डेड। क्या लिखा हुआ है, रोहन हैज बीन अवार्डेड बाय द पीएम। अब अगर हैज बीन लगा है तो इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में, इसका मतलब ये है कि अवार्ड देने का काम रोहन ने नहीं किया है, रोहन को अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, पीएम के द्वारा। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इससे हमको ये पता चला है कि ये पैसिव वॉइस में है। अगला देखिए लिखा है द बुक हैज बीन परचेज्ड। अब देखिए इसमें काम क्या हो रहा है, परचेज, खरीदने का काम हो रहा है। और सब्जेक्ट इसका क्या है, बुक है। सब्जेक्ट इसका क्या है, बुक है। अब आप लोग ये बताइए कि खरीदने का काम कोई व्यक्ति करता है या बुक करती है। तो जाहिर सी बात है खरीदने का काम कोई व्यक्ति करेगा। तो इसमें जो सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट हमारा लिखा हुआ है ये इस सेंटेंस में दिए गए कार्य को नहीं कर रहा है, इसलिए सेंटेंस हमें पैसिव वॉइस में लिखना पड़ रहा है। इसीलिए हैज के साथ बीन आई है और फिर उसके साथ हमने क्या लगा रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला लिखा है दे हैव बीन ऑन द मैच लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी हैव के साथ में बीन लगा, इधर ओन लिखा है। अभी बताओ मैच तो ये लोग खुद ही जीतेंगे ना, मैच में यहाँ जीतने का काम हो रहा है तो मैच तो ये लोग खुद ही जीतेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये जिताया गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बीन को हटाना पड़ेगा, लिखेंगे दे हैव वोन द मैच, मतलब वो मैच जो है वो क्या हो चुके हैं, जीत चुके हैं। क्लियर है इतना। तो इस प्रकार से हम इसको एक्टिव वॉइस में या फिर हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब मैं बात करूंगा मेन वर्ब के बारे में, सॉरी अब मैं यहाँ पे बात करूंगा मेन वर्ब के बारे में नहीं, मेन वर्ब के बारे में तो हम लोगों ने लास्ट डे देख रखा है। यहाँ पे मैं बात करूंगा मॉडल वर्ब के बारे में। मैंने आपको बता रखी है मॉडल वर्ब टोटल 13 होती हैं। कौन कौन सी, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, डेयर, यूज्ड टू और ऑट टू। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 7 7 2 9 2 11 1 12, एक को छूट गया है, मस्ट छूट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख दे रहा हूँ मस्ट। ठीक है, ये जो टोटल 13 वर्ब लिखी हैं आपके सामने, टोटल संख्या में कितनी होती हैं, 13 होती हैं। मॉडल वर्ब जो होती हैं वो संख्या में 13 होती हैं। ठीक है, तो ये 13 मॉडल वर्ब मैंने आपके सामने लिख रखा है। अब देखिए इसमें से जो 3 होती हैं इनको हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी, नीड, डेयर और यूज्ड टू। इनको मार्जिनल ऑक्सिलरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं, मतलब एक तो मॉडल वर्ब की तरह से करते हैं और इन दोनों का प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं और यूज्ड टू का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। तो इसलिए ये जो आपके सामने तीनों वर्ब लिखी हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी। इनको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल ऑक्सिलरी बोला करते हैं। क्लियर है इतना। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए अगर कोई भी सेंटेंस लिखा होता है और उसमें कोई मॉडल वर्ब लिखी हुई है,
तो मॉडल वर्ब के बाद में मेन वर्ब के रूप में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसी को हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? बेस फॉर्म बोलते हैं। और या फिर बी के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही तो सेंटेंस जो होता है वो एक्टिव वॉइस में होता है, और जो अगर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है जो सेंटेंस होता है किस में होता है? पैसिव वॉइस में हुआ करता है। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एग्जाम्पल थोड़े से। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने लिखा आपके सामने, ऐसा लिखा कि दे विल कम हेयर टुमारो। ठीक है। दूसरा हमने लिखा दे कैन बी डन दिस वर्क। ठीक। अगला हमने लिखा द पुलिस कैन बी caught the thief। ठीक है, या caught नहीं ऐसे लिख दो अरेस्ट, तो ये ज़्यादा क्लियर पड़ेगा थोड़ा सा। और एक हमने और सेंटेंस लिखा यहाँ पे कि द थीफ विल अरेस्टेड बाय द पुलिस। ठीक है, एक सेंटेंस हमने ये लिख दिया। अब हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, इसको अलग अलग बांट के ये देखना है कि जो हमारे सामने चारों सेंटेंस लिखे हैं या जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होना चाहिए, या कौन सा है अभी एक्टिव वॉइस में, या कौन सा पैसिव वॉइस में होना चाहिए, या फिर कौन सा है अभी पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो समझिए इसको। तो सबसे पहले ये समझिए मैंने बेस फॉर्म क्या कहा है इस बारे में समझिए। तो देखिए जो वर्ब की मेन वर्ब होती है ना, तो मैंने उसकी 5 फॉर्म्स के बारे में आप लोगों से मैंने डिस्कस कर रखा था। कौन कौन सी फॉर्म होती हैं? एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। ठीक है, तो इसमें से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये क्या होती है? बेस फॉर्म होती है। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्यारे मित्रों, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बेस फॉर्म बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बेस के रूप में काम करती है, एक आधार के रूप में काम करती है बाकी की फॉर्म्स के लिए। और ये जो बाकी की ये सारी फॉर्म्स हैं ये सब इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनी हुई हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं डेराइव्ड फॉर्म। डेराइव्ड फॉर्म मतलब डेराइव्ड मीन्स होता है व्युत्पन्न। डेराइव्ड मीन्स क्या होता है? व्युत्पन्न। व्युत्पन्न किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ से उत्पन्न हुआ हो। तो ये जितनी फॉर्म्स हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए इनको हम व्युत्पन्न मतलब डेराइव्ड फॉर्म बोलते हैं। तो देखिए एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई बेस फॉर्म। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने सुन रखा है बी बेस की वर्ब। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्म हो गया बी का, और एक आपने सुन रखा है बेस की वर्ब। तो एक फॉर्म के बेस फॉर्म क्या होती है? हैव। तो अगर आप पूरे ग्रामर की बात करेंगे तो पूरे ग्रामर में 3 ही बेस फॉर्म होती हैं। एक बी होती है, एक हैव होती है, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। बेस फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? एक हो गई बी, एक हो गई हैव, और एक हो गई अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यही मैंने आपसे बोला कि इसके बाद में हमेशा बेस फॉर्म आती है। बेस का फॉर्म का मतलब वहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर अदर और भी कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर मॉडल वर्ब लिखी है तो हमेशा उसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म ही आएगी। तो देखना स्टार्ट करते हैं कि इससे रिलेटेड एरर कहाँ से बनेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को। तो देखिए पहला सेंटेंस लिखा है दे। अब दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। बिल क्या है यहाँ पे? मॉडल वर्ब। कम क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। और हेयर क्या है? एडवर्ब है। और टुमारो भी क्या लिखा है? ये भी एडवर्ब है। ठीक है, ये हमारे सामने सारे सेंटेंसेज लिखे हुए हैं। अब देखिए जो आगे बताने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। देखिए इसके साथ पहली कंडीशन ये होती है कि कभी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग अकेले नहीं किया जाता,
सिंगल नहीं होता। जब भी किसी भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे तो हमेशा इसके साथ में मेन वर्ब आती है। हमेशा इसके साथ में क्या आती है? मेन वर्ब। कितने तरह से आ सकती है? दो तरह से। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आएगी और दूसरा बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आएगी। ये दो तरह से मॉडल वर्ब के साथ में मेन वर्ब आ सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखी है? कम लिखी है। तो इस सेंटेंस में कार्य क्या हो रहा है? आने का। तो जाहिर सी बात है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा है तो आने का काम कौन करेगा? दे करेंगे। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ये क्या है? सही लिखा है। अगला लिखा दे कैन बी डन दिस वर्क। अब देखिए दे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, कैन क्या है? यहाँ पे मॉडल वर्ब है, और बी क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। मतलब हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब दोनों एक ही होती हैं। और यहाँ पे डन लिखा है, डन क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। डन क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। अब देखो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है तो इसका मतलब सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट करेगा नहीं। देखो मीनिंग क्या निकलेगी? दे कैन बी डन दिस वर्क, मतलब उनसे यह कार्य, दे कैन बी डन दिस वर्क मतलब कार्य कराया जा सकता है। यहाँ पे कार्य कराया जा सकता है। तो कार्य कराया जा सकता है इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है, या तो ऐसा होता है इस कार्य को कर सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा है इसकी मीनिंग सही नहीं निकल रही है, कहीं से कुछ गड़बड़ मीनिंग की इसमें फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे और फिर यहाँ से बी को हटा देंगे। और कैन कुड, अगर ये सारी मॉडल ऑफ कहीं भी लिखी है और एक्टिव वॉइस में लिख रहा है तो एक्टिव वॉइस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे दे कैन डन नहीं, यहाँ पे दे कैन डू दिस वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो बी और डन दोनों को हटा देंगे। अगला लिखा है द पुलिस। तो यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है इस सेंटेंस में? द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है। कैन क्या है? यहाँ पे मॉडल वर्ब है। बी क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। और अरेस्ट क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। अब देखो सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? अरेस्ट करने का। सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। अब अगर सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट करेगा तो एक्टिव वॉइस में, और सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट नहीं करेगा तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। यही बात लागू होती है। तो इसमें काम क्या हो रहा है? अरेस्ट करने का। अच्छा, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ये देखिए मॉडल वर्ब के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? स्ट्रक्चर तो पैसिव वाला बन रहा है। तो अगर सेंटेंस एक्टिव में होता तो इसका मतलब सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट करता। इसका मतलब ये है कि यहाँ अरेस्ट करने काम कौन करती? पुलिस। लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा है तो इसमें पुलिस अरेस्ट करेगी नहीं, पुलिस को अरेस्ट किया जाएगा। ऐसा काम हो रहा है, तो पुलिस को अरेस्ट थोड़ी किया जाए, पुलिस अरेस्ट करेगी चोर को ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस हमारा है ये पैसिव वॉइस में नहीं होना चाहिए, ये सेंटेंस किस में होना चाहिए? एक्टिव वॉइस में। तो अगर हमें इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है तो इसका पैटर्न क्या होता है? मॉडल वर्ब के साथ में क्या आनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से बी को हम हटा देंगे तो हो जाएगा द पुलिस कैन अरेस्ट द थीफ, मतलब पुलिस चोर को पकड़ सकती है। अब सही हुआ। अगला देखिए लिखा द थीफ विल अरेस्ट बाई द पुलिस। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट अपना क्या है? द थीफ है। काम क्या हो रहा है? अरेस्ट करने का। विल क्या है? यहाँ पे मॉडल वर्ब है। और अरेस्टेड क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। तो अब देखो अगर सेंटेंस उसके मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो पहली बात तो ऐसे ही नहीं करेक्ट है। अगर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो देखो क्या होगा कि हो जाएगा द थीफ विल अरेस्ट बाय द पुलिस। अब देखो द थीफ विल अरेस्ट लिखा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो सेंटेंस में दिए गए कार्य को सब्जेक्ट करेगा। तो अरेस्ट करने का काम पुलिस करेगी कि चोर करेगा? तो चोर तो करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये चोर अरेस्ट किया जाएगा। तो अगर हमें इस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा तो हम किस में बना के लिखेंगे? पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा? द थीफ विल बी अरेस्टेड। अब देखो अरेस्टेड अब सही हो गया वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो हमें ये वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। आया कुछ समझ में? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमने यहाँ बेस फॉर्म की एक बात बताई है, अब हम उसी के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने बेस फॉर्म के जो बारे में बात की है, देखो उसको कैसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो मैंने आपको एक बात बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा मेन वर्ब के रूप में हमेशा क्या आती है? बेस फॉर्म आती है। क्या आती है? बेस फॉर्म आया करती है। ये चलिए देखते हैं इसको।
मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई सेंटेंस लिखी है और उसमें कोई मॉडल वर्ब लिखी है तो मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल वर्ब के साथ में कौन सा फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यही मैंने बात की। अब देखो इस बात का मतलब क्या है। अच्छा, उससे पहले एक बात और समझ लो। देखो अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब लिखी हैं, जैसे 3 लिखी हैं, या फिर मान लो कोई सेंटेंस में और भी ज़्यादा वर्ब लिखी हैं, जैसे 4 वर्ब लिखी हैं, तो ये जब, या फिर 2 ही मान लो, या फिर 1 ही मान लो, ठीक है। तो अगर किसी सेंटेंस में 1 ही वर्ब लिखी होती है तो जो वर्ब आती है हमेशा किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसी सेंटेंस में 2 वर्ब लिखी हैं तो जो यहाँ पे पहली वर्ब आती है ये किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के अनुसार, और जो दूसरी वर्ब आती है किसके अनुसार आती है, अपने से पहले वाली वर्ब के अनुसार। ऐसे 1 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 2 से ज़्यादा अगर लिखी हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है इसके अनुसार ये पहली वाली वर्ब आती है, इसके बाद वाली वर्ब अपने से पहले वाली के अनुसार आती है, और उसके बाद वाली वर्ब वो अपने से पहले वाली के अनुसार आती है। आया समझ में। ऐसे 4 वर्ब लिखी हैं तो ये जो पहली वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अनुसार, किसी भी सेंटेंस की जो पहली वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। फिर दूसरी वाली वर्ब अपने से पहले वाली के अनुसार, फिर तीसरी वाली वर्ब वो अपने से पहले वाली के अनुसार, फिर चौथी वाली वर्ब वो अपने से पहले वाले के अनुसार प्रयोग की जाती है। क्लियर है इतना। अब देखिए कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। हमने लिखा दे विल कंप्लीटेड द वर्क। दूसरा हमने लिखा दे should been punished in the court। ठीक है, ये अगला सेंटेंस है। हमने अगला लिखा तीसरा, दे हैव, या हैव नहीं, बिल के साथ लगा दे रहा हूँ, दे विल हैज बी पनिश इन द कोर्ट। ठीक है, ये सेंटेंस हमने लिख रखा है। ठीक, अब देखिए इसमें, अच्छा एक और लिख दे रहा हूँ। हमने लिखा कमल विल बीन, या बीन नहीं लिखूंगा यहाँ पे, या हमने लिख दिया कमल बिल इज पनिश इन द कोर्ट। ये हमने ऐसा सेंटेंस लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 सेंटेंस लिखे हैं इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि इसमें एरर कहाँ पे है। ठीक है, अब देखो इसको सही कैसे करेंगे, इसको सही करने का तरीका क्या है, इस बात को यहाँ पे हमें देखना है। इसको हम सही कैसे करेंगे, इसको सही करने का तरीका क्या है, इस बात को यहाँ देखना है। चलो देखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपने ये देखा कि जितने भी सेंटेंस लिखे हैं सब में कोई ना कोई मॉडल वर्ब लिखी हुई है। अच्छा, मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, मॉडल वर्ब के साथ में बेस फॉर्म आएगी हमेशा। कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। अब बेस फॉर्म के बाद भी उसके साथ भी और भी कोई वर्ब आएगी, मतलब जैसे 2 से ज़्यादा वर्ब होंगी तो ये सारे रूल हम लोग फॉलो करेंगे वहाँ पे। इधर जो आपके सामने रूल लिखे हैं ये सारे रूल हम वहाँ पे फॉलो करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा दे विल कंप्लीटेड द वर्क। अच्छा, बिल यहाँ पे क्या है, तो प्यारे बच्चों बिल जो लिखी है मॉडल वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, लेकिन यहाँ कंप्लीटेड लिखी है। अब देखिए कंप्लीटेड क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, तो डेराइव्ड फॉर्म होती है। देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, ये नई चीज़ आपको एकदम पढ़ा रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ, जो एकदम लेटेस्ट इंग्लिश इस समय चल रही है वो लेटेस्ट इंग्लिश आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप पढ़े एक बार में तो आपको फिर लाइफ में कभी भी इंग्लिश को लेके कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। देखिए मैं ये नहीं कहता आप लोगों ने जो भी आज तक इंग्लिश पढ़ रखी है वो गलत पढ़ी, नहीं, वो बातें आपकी सही थी, लेकिन आप लोगों ने आज तक इंग्लिश केवल रटी है। आप लोगों ने क्या किया है, इंग्लिश को केवल रट रखा है। और मैं यहाँ पे आपको वो सारी लॉजिक्स बताऊंगा जो भी आप रूल आज तक रटते हुए आए हैं।
देखिए हर चीज़ के पीछे उसका एक लॉजिक होता है, हर चीज़ के पीछे उसका क्या होता है, एक लॉजिक होता है। और जिस दिन आप वो लॉजिक समझ गए उस दिन आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे। तो मैं वही लॉजिक आपको बताना चाहता हूँ। सिंपल, जैसे मान लीजिए कि अभी आपसे पूछा जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या बताते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप काम कब करते थे, जब आप क्लास 12 मतलब 6 स्टैंडर्ड में थे या 8th स्टैंडर्ड में थे, मतलब कक्षा 6 में या कक्षा 8 में थे, तब आप लोग क्या करते थे, इसको रटते रहते थे। जैसे आप क्लास 9th में गए, तुरंत आपको टीचर ने बताया बेटा ए प्लस बी और ए प्लस बी, इन दोनों का जब आपस में हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ से निकल के आता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये निकल के आता है। अब जैसे आपको पता चला कि सर ए प्लस बी और ए प्लस बी को हम जैसे ही गुणा करेंगे तुरंत ये निकल के आता है, तो क्या अब भी आपको ये रटने की ज़रूरत है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा? नहीं। अब इसके बाद में आप कभी भी रटने का काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि ये वास्तव में आता कहाँ से है। अब आपसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के पावर 4, ए प्लस बी का पावर 5, आपसे हम कुछ भी पूछ लेंगे तो आप वो भी बड़े आसानी से बता दोगे, बस आपको मल्टीप्लाई आगे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही चीज़ें हैं इंग्लिश में भी। जब भी आप इंग्लिश को रटना शुरू करते हो, आप रटते हो अगर, तो आपको ढेर सारी कन्फ्यूजन आती है क्योंकि आप वहाँ पे रटते रहते हो। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई जो वहाँ पे रूल बताया गया है वो रूल वास्तव में अप्लाई क्यों हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके अप्लाई होने के कारण क्या है, फिर आपको वहाँ पे रटना नहीं पड़ेगा। जैसे आज तक आप रटते हुए हैं कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो डियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है ये भी देखो। मैंने आपको बता रखा है मॉडल वर्ब के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है, तो भैया फर्स्ट फॉर्म इसलिए वहाँ पे आती है क्योंकि यहाँ पे ये जो सारी वर्ब्स हैं इनकी बेस फॉर्म क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो देखना स्टार्ट करते हैं। जो आपके सामने सेंटेंस लिखा था, यहाँ पे क्या लिखी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है। ठीक है, और वर्ब की जितनी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यस या यस फॉर्म, इन सबका बेस फॉर्म क्या होता है, वो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म चाहिए, तो बेस फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म होती है। तो क्या लिखोगे आप, कंप्लीट लिखोगे। तो क्या हो जाएगा, दे विल कंप्लीट द वर्क। अब ये जाके सही हुआ। अगला देखिए लिखा है दे शुड बीन पनिश। अब देखिए शुड लिखा है, शुड क्या है, यहाँ पे मॉडल वर्ब है। अच्छा प्यारे बच्चों बताओ मॉडल वर्ब के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, तो आप तुरंत कहोगे सर मॉडल वर्ब के साथ बेस फॉर्म आती है। क्या बीन बेस फॉर्म है, तो जाहिर सी बात है बीन बेस फॉर्म नहीं है। एक बी बेस की वर्ब होती है, एक क्या होती है, बी बेस की वर्ब होती है। कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। ये सारी जो वर्ब्स लिखी हैं किसकी फॉर्म होती हैं, बी की फॉर्म होती हैं। और इन सारी वर्ब्स का जो बेस फॉर्म होता है वो क्या होता है, बी, बी ई बी। इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बीन, इसका बेस फॉर्म क्या होता है, तो जाहिर सी बात है इसका बेस फॉर्म होता है बी। और बेस फॉर्म क्यों चाहिए, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आती है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे बी लिखा है। अब ये वाली जो वर्ब आई वो किसके अनुसार, इसके अनुसार। अब देखो इसके आगे भी एक वर्ब लिखी है जो कि इसके अनुसार आनी है, बी के अनुसार। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि बी के साथ हमेशा जब भी आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देखो बी के साथ में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो भैया ऐसे ही ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें भी इस बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पनिश नहीं होगा, क्या हो जाएगा, पनिश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए लिखा है दे बिल हैज बी पनिश्ड। अच्छा बिल क्या है, यहाँ पे मॉडल वर्ब लिखी है। मॉडल वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। आपने पढ़ रखा हैज जो होती है बेस फॉर्म नहीं होती। हैज की बेस फॉर्म, हैज किसकी बेस फॉर्म, हैज की बेस फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। तो इसलिए हम बिल के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। फिर आपको मैंने इसके पहले पढ़ा रखा है कि हैज़, हैव, हैड के साथ में हमेशा क्या आती है, जितनी भी हैव बेस की वर्ब हैं इन सब के साथ में हमेशा हम जब भी लगाते हैं तो मेन वर्ब के रूप में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। देखिए हैज़, हैव, हैड के साथ में अगर बीन है तो ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ही। देखो जो बी होती है ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो इसकी होती है वो क्या होती है, बीन होती है। और इसकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, बीन ही होती है।
और इसकी जो आईएनजी फॉर्म होती है वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाला फॉर्म, वो क्या होता है, बीइंग होता है। आया समझ में? तो वही चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब देखिए सबके साथ में वो हैज है बैड के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो भैया फिर वही चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे इस सेंटेंस में भी। तो यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है हैव, अब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन होती है। अच्छा फिर बी बेस के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे आपको पनिश लिखा हुआ है, तो पनिश नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पनिश्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पनिश्ड। इस प्रकार से अभी सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन पनिश्ड। अब बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और हैव लगा है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें सजा मिल चुकी होगी। अगला देखिए लिखा कमल विल इज पनिश इन द कोर्ट, मतलब कमल जो है वो कोर्ट में पनिश किया जाएगा। तो यहाँ तो देखिए विल लिखा है, विल क्या है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म। अब देखो इज लिखा हुआ है ना, तो जो यहाँ पे इज लिखा हुआ है, इज का बेस फॉर्म क्या होता है, इज का बेस फॉर्म क्या होता है, बी, क्योंकि ये सब बी बेस की वर्ब हैं। ठीक है, इज का बेस फॉर्म ये सब बी बेस की वर्ब हैं, तो इज का बेस फॉर्म क्या होता है, बी। तो बिल के बाद में हम क्या लिख देंगे, बी। बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो पनिश नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, पनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सारे सेंटेंसेज को सही करेंगे। एक भैया ये जो बेस फॉर्म मैंने बोला है, बेस फॉर्म का मतलब ये होता है उनका मालिक। बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, उनका मालिक। जैसे मान लीजिए एक घर है और उसमें ढेर सारे बच्चे हैं, परिवार हैं, सदस्य हैं। मान लो कोई एक छोटा सा लड़का है मोहन, तो सब लोग कहते हैं भैया मोहन किसके घर से हैं, लोग पूछते हैं कि मोहन किसके घर से हैं। तो जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जिसको सब लोग जानते हैं, सब लोग उसी को बताते हैं। सब लोग क्या करते हैं, उसी को बताते हैं। मान लो उसके दादाजी का नाम रामू है, ठीक है, उसके दादाजी का नाम रामू है, तो सब क्या बोलते हैं, कहते हैं भैया ये रामू के घर का सदस्य है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जितनी भी वर्ब लिखी हैं, इन सब का मालिक कौन है, इन सब का मालिक है बी। अगर कहीं भी आर लिखा है और मैं पूछूंगा भैया, या कोई भी पूछेगा कि आर किसका कैसी वर्ब है, तो सब बोलेंगे भैया आर बी बेस की वर्ब है। ऐसे हैज हैव हैड लिखा है, ये सब किसकी फॉर्म होती है, हैव बेस की वर्ब होती है ना। हैव बेस की वर्ब क्या होती है, हैज, हैव और हैड। तो अगर ऐसे कोई भी पूछेगा भैया हैज जो है किस बेस की वर्ब है, मतलब इसका मालिक कौन है, सब बताएंगे हैव होती है इन सब का मालिक। फिर लोग पूछेंगे हैव की मालिक कौन है, तो हैव की मालिक ये खुदे है। फिर लोग पूछेंगे हैड की मालिक कौन है, ये देखो निपट गया सब उधर। फिर लोग पूछेंगे हैड का मालिक कौन है, तो सब बताएंगे हैड का मालिक भी है। ऐसे जो वर्ब की फॉर्म्स अलग अलग मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अगर कोई पूछेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का बेस फॉर्म क्या, मतलब इनका मालिक कौन है, तो लोग बताएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस का बेस फॉर्म, तो वो भी फर्स्ट फॉर्म। आईएनजी फॉर्म का बेस फॉर्म, वो भी फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म का बेस फॉर्म, वो भी फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो इन सब का मालिक जो है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो पूरे ग्रामर में वर्ब के अगर मालिकों की बात करूं तो भैया 3 ही मालिक होते हैं। एक होता है बी मालिक होता है, एक हैव मालिक होता है, और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लिखी है ये मालिक होती है। आया समझ में इतना? तो इस प्रकार से हम इन सब वर्ब्स के मैटर को डील करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, वो थोड़ा सा मिस हो जा रही थी, याद आ गया। आप लोग यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे बात की थी हैव बेस वर्ब के बारे में, और इससे पहले सबसे पहले मैंने कल बात किया हुआ था लास्ट वीडियो में बी बेस वर्ब के बारे में। तो उसी के बारे में थोड़ा सा आगे देख लीजिए। देखिए एक आपसे पूछा जाता है लिंकिंग वर्ब, एक आपसे क्या पूछा जाता है, लिंकिंग वर्ब के बारे में। तो अगर लिंकिंग वर्ब के बारे में पूछे तो आपको देखिए क्या बताना है, क्या होती है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। देखिए जब भी किसी सेंटेंस में बी बेस वर्ब का प्रयोग, किसका, बी बेस वर्ब का प्रयोग जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह किया जाता है, कैसे किया जाता है, मेन वर्ब की तरह, तो फिर इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। इनको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने लिखा ही इज अ डॉक्टर, हमने लिखा दे आर इनसेन, हमने लिखा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हमने अगला लिखा, हमने लिखा दे वर वेरी
टायर्ड। ठीक है, ये देखिए ये सारे के सारे सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में जो बी बेस की वर्ब हमने इसके पहले बता रखी है, अगर इन सब में से किसी भी वर्ब का प्रयोग सिंगल मतलब अकेले किया जाता है तो ये मेन वर्ब होती हैं। अगर इन सब के साथ कोई दूसरी वर्ब आ रही तब ये सब हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब देखिए जितने भी सेंटेंस आपके सामने लिख रखे हैं, इसमें इज अकेले आई है, आर अकेले आई है, यहाँ भी इज अकेले आई है और यहाँ पे वर अकेले आई है। तो ये सब के सब यहाँ पे अकेले ही यूज की गई हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में बी बेस वर्ब का प्रयोग अकेले किया गया है तो इन्हें क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं। और जब भी किसी सेंटेंस में बी बेस वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया हो तो इन्हें ही लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहीं पे ये जो वर है मेन वर्ब भी है और इसी को हम क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब भी बोलेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ जो इज लिखी है इसको मेन वर्ब भी है, लिंकिंग वर्ब भी है। ऐसे जो आर लिखी है ये भी क्या है? मेन वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है। इज मेन वर्ब भी है और उसके साथ साथ लिंकिंग वर्ब भी है। ठीक है, तो इन सबको मेन वर्ब भी बोलते हैं और लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? तो आशा करता हूँ कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सुनो लिंकिंग वर्ब वास्तव में होती क्या है। देखो लिंक मीन्स होता है जोड़ना। लिंक मीन्स क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो ये जो वर्ब्स होती हैं क्या करती हैं? लिंक करती हैं। अब किसको लिंक करती हैं? तो सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम करती हैं। तो देखो ये जो ही लिखा है सब्जेक्ट है और आ डॉक्टर जो लिखा है ये क्या हो गया? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पूरक होता है ना। और पूरक क्या होता है? जो सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है वही पूरक है। तो यहाँ पे ये बताइए जो डॉक्टर है कौन डॉक्टर है? ही डॉक्टर है ना। डॉक्टर कौन है? यहाँ पे ही है। थोड़ा सा ही हटा दूँ, थोड़ा सा और कुछ स्पष्ट लिख दूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया टॉम। तो यहाँ पे भैया डॉक्टर कौन है? डॉक्टर टॉम है। तो ये जो यहाँ पे इज लिखी है ये बस इस डॉक्टर को इस टॉम से जोड़ने के लिए ही लिख रखी है ना। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट के ही बारे में बताती हैं। तो ये देखो सब्जेक्ट को किससे जोड़ रही है? कॉम्प्लीमेंट से। ऐसे लिखा दे आर इनसेन, ई भूल गया था। तो इनसेन मीन्स होता है असभ्य, सेन मीन्स होता है सभ्य और इनसेन मतलब असभ्य। ठीक है, जैसे कंप्लीट मतलब पूरा और इनकम्प्लीट हो जाता है तो उसका अपोजिट। तो ऐसे सेन मतलब सभ्य होता है, इनसेन लिखा है तो उसका अपोजिट असभ्य हो जाएगा। तो यहाँ पे दे क्या है? सब्जेक्ट है और इनसेन क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पे इनसेन कौन है? असभ्य कौन है? दे है ना, वह है असभ्य। तो यहाँ पे ये देखो ये जो आर लिखी है किसको? इसके कॉम्प्लीमेंट को इसके सब्जेक्ट से जोड़ रही है। अगला देखिए लिखा है दे वर टायर्ड। अब यहाँ पे वर वेरी टायर्ड, तो यहाँ पे बहुत थके हुए कौन हैं? दे हैं। तो इस सेंटेंस में भी ये जो वर लिखी है लिंकिंग वर्ब, ये लिंक कर रही, किसको लिंक कर रही है? ये इसके कॉम्प्लीमेंट को इसके सब्जेक्ट से लिंक कर रही है। ऐसे अ ब्यूटीफुल गर्ल कौन है? सी है ना। तो यहाँ पे ये देखिए जो सी है ये सब्जेक्ट है और ये जो अ ब्यूटीफुल गर्ल है क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें भी ये जो लिंकिंग वर्ब इज लिखी है किसके बारे में बता रही है? ये इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रही है। तो ये सारी वर्ब्स जो होती हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। और लिंकिंग वर्ब जो आती हैं हमेशा अकेले ही आती हैं और बी बेस की वर्ब जो होती हैं अगर इनका प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो इन्हें क्या बोला जाता है? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और थोड़ी सी कुछ चीज़ों को हम लोग आगे और देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? मॉडलों को यहाँ पे एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मे, माइट और मस्ट के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? मे, माइट और मस्ट के बारे में। तो भैया जो मे लिखा हुआ है इसका प्रयोग हम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं। क्या? पॉसिबिलिटी मतलब संभावना को अगर प्रकट करना होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वो मे का। अगर हमको कम संभावना प्रकट करना है तो मतलब लेस पॉसिबिलिटी, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का। और अगर हमको स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखानी है तो मतलब अत्यधिक संभावना, तो
तो हम फिर किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा इट मे रेन टुडे, अगला हमने लिखा इट माइट रेन टुडे, और अगला हमने लिखा इट मस्ट रेनिंग टुडे। नहीं, ये सब नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा बस यहाँ रेन ही लिख रहा हूँ, नहीं आप लोग कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिख रखे हैं। अब देखिए जो तीनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, एक सेंटेंस में किसका प्रयोग किया गया है, मे का प्रयोग किया गया है, एक सेंटेंस में माइट का प्रयोग किया गया और एक सेंटेंस में मस्ट का प्रयोग किया गया है। ये तीन सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं और तीनों में अलग अलग हमने वर्ब का प्रयोग कर रखा है। तो जैसे मान लीजिए आप बाहर खड़े हुए हैं और आपने देखा कि बादल घिरे हुए हैं और हवा भी ठंडी चल रही है, तो आपको लगा कि भैया बरसात लगता है, बरसात होगी। और अगर आपको अपने सामने वाले से बोलना है कि आज बरसात होने की संभावना लग रही है, तो अगर सामने वाला भी इंग्लिश समझता होगा और आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आप बोलोगे इट मे रेन टुडे। तो अगर सामने वाला इंग्लिश समझता होगा तो समझ जाएगा कि ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि आज बरसात होने की संभावना है, मतलब इसमें ये संभावना पॉसिबिलिटी प्रकट कर रहा है। आया समझ में? ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपकी सामान्य जानकारी के लिए है। अगला देखिए लिखा इट माइट रेन टुडे, लेकिन मान लीजिए कहीं पे बहस चल रही है कि आज बरसात होगी नहीं होगी, कोई कह रहा नहीं बादल घिरे हैं बरसात होगी, कोई कह रहा नहीं हवा चल रही है बरसात हो सकता है बादल टल जाएं। और आपको अगर मान लीजिए इंग्लिश में डिबेट हो रहा है और आपको ये कहना है कि नहीं आज बरसात होने की संभावना कम है, तो आप बोलोगे इट माइट रेन टुडे। ठीक है, आप क्या बोलोगे, इट माइट रेन टुडे। तो अगर सामने वाला इंग्लिश समझता होगा तो वो समझ जाएगा कि बंदा ये कहना चाह रहा है कि आज बरसात होने की संभावना कम है। अच्छा देखो, माइट जो लिखी है क्या है, मॉडल वर्ब है ना। और प्यारे बच्चों, मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ रेंड लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जो रेंड लिखा है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो अगर ये सेकंड फॉर्म है तो ये तो बेस फॉर्म में आएगी नहीं। बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एसएएस फॉर्म, इन सब का मालिक कौन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे रेंड नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, रेन होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, रेन होना चाहिए। अगला देखिए लिखा इट मस्ट रेन टुडे। तो और अगला मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो ये कहना चाह रहा है बरसात होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या लगाएगा, मस्ट। मस्ट के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा, इट मस्ट रेन टुडे। क्या हो जाएगा, इट मस्ट रेन टुडे। अब देखिए यहाँ पे जो मे लिखा है इसका प्रयोग एक तो संभावना दिखाने के लिए, कहीं माइट का प्रयोग भी संभावना दिखाने के लिए, लेकिन कम संभावना। एक चीज़ और जानो कि जो मे शब्द होता है इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, माइट होता है। इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, माइट होता है। अब पास्ट फॉर्म का प्रयोग कैसे करें, जैसे हमने लिखा ही आस्क्ड या ही told me that he may come in the office। ठीक है, ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है कि उसने कहा था मुझे कि वह ऑफिस आ सकता है, तो ये सेंटेंस लिखा है। अब देखो प्यारे बच्चों, रूल ये होता है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की सेकंड फॉर्म से हो, और ये जो टोल्ड लिखा है क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है। तो अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब पास्ट से हो, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो अगर शुरुआत का सेंटेंस पास्ट में है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। तो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में ही करते हैं, बस एक ही स्थान पे करते ही हैं, केवल पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये जो सेंटेंस की शुरुआत है किससे हुई है, पास्ट टेंस से हुई है, तो पूरा जो सेंटेंस होगा आगे ये भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो यहाँ पे मे का पास्ट क्या होता है, माइट। तो यहाँ से मे हटा देंगे और इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, माइट लिख देंगे। यहाँ पे मे के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, माइट लिख देंगे। आया समझ में इतना? थोड़ा सा और देखते हैं। एक सेंटेंस हमने लिखा ही ट्रेवल्स बाई एरोप्लेन, यही ट्रेवल्स, चलिए, बाई एरोप्लेन एंड वियर कॉस्टली ड्रेस
एंड स्टेज इन 5-star hotels, he blank be a rich man। और ऑप्शन हमने आपके लिए बना दिया यहाँ पे। पहला ऑप्शन हमने लिखा मे, ऑप्शन बी में लिखा माइट, ऑप्शन सी में लिखा मस्ट, और ऑप्शन डी में लिखा NOT मतलब नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन हमने बना दिया। देखिए सेंटेंस पढ़िए, ही ट्रेवल्स बाई एरोप्लेन, वह एरोप्लेन से यात्रा करता है, एंड वियर WEAR होना चाहिए, एंड वियर कॉस्टली ड्रेसेज, और महंगे कपड़े पहनता है, एंड स्टेज इन 5-star होटल्स, और 5-star होटल में ठहरता है। तो ही ब्लैंक बी अ रिच मैन। अब यहाँ पे उसके रिच मैन होने कितनी संभावना है? केवल संभावना है, कम संभावना है, या अत्यधिक संभावना है? तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सारी चीज़ें ऊपर वाले सेंटेंस को हम लोग एनालिसिस करें तो उसके धनी आदमी होने या रिच पर्सन होने की अत्यधिक संभावना है। तो हम इसमें क्या फिलअप करेंगे? मस्ट को फिलअप कर देंगे। क्या हो जाएगा? ही मस्ट बी, मतलब ही मस्ट बी अ रिच मैन, वह निश्चित रूप से या आवश्यक रूप से वह एक मतलब धनी आदमी है, रिच मैन है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपके एग्जाम में सेंटेंस आ सकते हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कैन और कुड के बारे में। चलिए समझिए, देखिए कैन और कुड इन दोनों का ही प्रयोग हम हमेशा करते हैं एबिलिटी, पावर या फिर कैपेबिलिटी। क्या दिखाने के लिए? एबिलिटी या पावर या कैपेबिलिटी, मतलब क्षमता या योग्यता दिखाने के लिए दोनों का ही प्रयोग करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि ये जो कैन लिखा हुआ होता है इसका प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में, मतलब वर्तमान की एबिलिटी, पावर या कैपेबिलिटी दिखाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। और ये जो कुड लिखा है, और कुड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? पास्ट टेंस में, मतलब भूतकाल की पावर, एबिलिटी, कैपेबिलिटी दिखाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हमने लिखा, 2 सेंटेंस में एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने लिखा, पहला सेंटेंस हमने लिखा दे कैन लिफ्ट दिस बैग, वह इस बैग को, मीनिंग इसकी होगी वह इस बैग को उठा सकते हैं। ठीक है, और अगला हमने लिखा दूसरा सेंटेंस, हमने लिखा दे कुड लिफ्ट दिस बैग। तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? देखो कुड लगा है ना, तो पास्ट की एबिलिटी दिखाएगा, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी वह इस बैग को उठा सकते थे। क्लियर है? तो कैन का प्रयोग प्रेजेंट में कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर के लिए, कुड का प्रयोग पास्ट की कैपेबिलिटी, एबिलिटी, पावर के लिए होती है। इतना आ रहा है ना समझ में? चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम में हम इसको कैसे डील करेंगे। तो भैया पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जो कैन शब्द होता है इसका जो पास्ट होता है वो क्या होता है? कुड होता है। देखिए केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग ऐसे जैसे वीडियो देखा कीजिए, सामने मोबाइल रख लीजिए और जो कुछ भी मैं बोलूँ उसका आप लोग नोट्स बनाते हुए चलो। देखो बेटा, बिना नोट्स के सिलेक्शन होना मुश्किल होता है। ठीक है, अब हो जाए तुम्हारी बात, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप नोट्स नहीं बनाना सीखोगे, नोट्स आप बनाओगे नहीं, तब तक आप लोग प्रॉब्लम होगी। क्योंकि क्विक रिवीजन स्क्रीनशॉट से नहीं होता है, वीडियो से नहीं होता है, नोट से होता है। और ये जो चीज़ें आपको जिस एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ उस एग्ज़ाम पे फोकस्ड चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब 100% प्योर बस उसी एग्ज़ाम के लिए ही बता रहा हूँ। तो अगर जब आपका एग्ज़ाम आए, आपको रिवीजन करना हो, तो उसके लिए नोट्स बहुत ज़रूरी होती है। जैसे देखिए, जो भी लोग IAS, PCS या कोई भी एग्ज़ाम टॉप करते हैं, लोग उनसे पूछते भी आप नोट्स कैसे बनाते थे, या उनके नोट्स बिकते हैं। तो नोट्स इसीलिए बिकते हैं क्योंकि नोट्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा होते हैं सिलेक्शन का। ठीक है,
और आपकी तैयारी का भी, तो इसलिए आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया कीजिए। क्लियर। तो देखिए कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, कुड होता है। दूसरी बात देखो, ये जो कैन होता है और ये जो कुड होता है, ये दोनों किसको बताते हैं, एबिलिटी को बताते हैं, योग्यता को बताते हैं। तो इसके साथ में हम कभी भी एबल शब्द का प्रयोग नहीं किया करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये ऑलरेडी एबिलिटी को बता रहे हैं, योग्यता को बता रहे हैं, तो इनके साथ में हम एबल का प्रयोग करने का हमारा कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमने लिखा ही सेड दैट कमल कैन प्ले मैच। ठीक है। अगला हमने लिखा कि ही कैन बी एबल, या हमने लिखा ही कैन, ऐसे डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, ही कैन एबल टू ब्रेक दिस स्टिक। ठीक है, वह इस स्टिक को तोड़ सकता है। ठीक है। और हमने यहाँ कैन के साथ हमने क्या लगा रखा, एबल। अब देखिए पहली बात तो शुरुआत पास्ट से हुई है, सेड क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस से हो तो पूरा सेंटेंस किस में होता है, पास्ट टेंस में। तो पहली बात तो यहाँ पर कैन को हटा के हम क्या लिख देंगे, कुड लगा देंगे, और कुड भी मॉडल वर्ब है तो इसलिए इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगला लिखा ही कैन बी एबल टू ब्रेक दिस स्टिक। अब देखिए यहाँ पे कैन लिखा, कैन से एबिलिटी दिखा रहा है, और किसकी एबिलिटी दिखाई जा रही है यहाँ पे, तोड़ने की। एक स्टिक है उसी को तोड़ना है। ठीक है। अब देखिए जब कैन ऑलरेडी एबिलिटी को बताता है तो फिर एबल लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से जो एबल टू शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे जो क्या लिखा एबल टू, इसको पूरे को पूरा हटा देंगे और अपना सेंटेंस क्या बनेगा, ही कैन ब्रेक दिस स्टिक। क्या हो जाएगा, ही कैन ब्रेक दिस स्टिक। ठीक है। तो इस प्रकार से इस टाइप के सेंटेंस को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। आया समझ में। अगर एबल लगा के ही बनाना है तो इसको ऐसे भी एक तरह से बना सकते हो कि ही इज एबल टू ब्रेक दिस स्टिक, लेकिन फिर अब इसमें इज लग जाएगी, यहाँ से कैन नहीं लगेगी। और जब कैन लगा के यहाँ बनाना नहीं तो फिर मॉडल ऑफ पढ़ने कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये दो तरीके हैं उसको बनाने का, लेकिन अभी आप मॉडल ऑफ पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे कैन लगा के बनाए हैं। अच्छा यहाँ इज क्यों लगा, क्योंकि बेटा जो यहाँ पे कैन है, कैन प्रेजेंट में यूज किया जाता है, तो इसको हम प्रेजेंट के हिसाब से बनाएंगे। अब प्रेजेंट के हिसाब से हम प्रेजेंट में किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का। तो यहाँ पे इसीलिए हमने इज का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भी अपना ही लिखा, ही सिंगुलर है। अच्छा ही इज एबल टू ब्रेक दिस स्टिक, फिर उसके बाद में एबल टू लगाएंगे, और टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसलिए केवल ब्रेक लगा रखे हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।